हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेयर्स। दोस्तों, यस बैंक के अंदर एफपीओ के जो शेयर थे उनकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग होने के बाद पहले दिन ही देखिए 10% नीचे का सर्किट लगता दिखाई दिया। जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो करीब 12 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोज हुआ। आगे ये जो स्टॉक है ये कहाँ जा सकता है, किस तरह की परफॉर्मेंस इस स्टॉक की आगे रहेगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही हम लोग इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल्स जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली कैसा है। मतलब आप सब लोगों को पता है कि इसका जो प्राइस है वो करीब 50% से ज़्यादा गिर चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और अगर आप इसको फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो ये स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, आज की डेट में ये जो स्टॉक है ये इतना नीचे क्यों आ गया। एक्चुअल रीज़न तो आपको पता है कि जो भी हुआ है इस कंपनी के साथ, बेल आउट पैकेज के बाद इस कंपनी को दोबारा से सहारा दिया जा रहा है। लेकिन उस बेल आउट की वजह से जो नेगेटिव न्यूज़ आई हैं उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ है और साथ ही आज की डेट में इस कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक प्राइस से। देखिए यहाँ पे अगर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे आप तो स्टॉक प्राइस आपको दिखाई देगा 12 रुपये 30 पैसे के आसपास। यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 12 रुपये 30 पैसे रहा है। ये जो स्टॉक है ये कल करीब 10% के आसपास गिरावट के साथ, और ये जो स्टॉक है 12 रुपये 30 पैसे के आसपास बंद हुआ है। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो देखिए 5 रुपये 65 पैसे इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई देखेंगे तो 98 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आता है। मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप में एफपीओ के शेयर्स जुड़ने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं आया है। इससे पहले भी जो मार्केट कैप थी 35,000 करोड़ के आसपास थी। अभी एफपीओ के शेयर्स आने के बाद क्योंकि प्राइस कम हो गया है तो जो एफपीओ शेयर्स आने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप यहाँ से आपको गिरती हुई नजर आई है। बुक वैल्यू देखेंगे अभी भी 10 रुपये से कम की बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। 10 रुपये के आसपास अभी भी इस कंपनी की बुक वैल्यू है, पहले भी आप देखेंगे 10 रुपये के आसपास ही थी। अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो देखिए अभी भी ये कंपनी 1.2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे काम कर रही है। तो मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इस स्टॉक को मिला नहीं है, बहुत नीचे ये स्टॉक काम कर रहा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है। डिलीवरेबल्स देखेंगे तो यहाँ पे 54% दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको एनएससी की साइट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 90% से ज़्यादा के यहाँ पे डिलीवरेबल्स थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। और स्टॉक में भारी गिरावट सिर्फ कल के सेशन में नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे फ्राइडे के अंदर 20% के आसपास की गिरावट यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली थी। अब इस स्टॉक में हम जान लेते हैं कि इस स्टॉक में हुआ क्या है। देखिए स्टॉक प्राइस तो काफ़ी नीचे गिर गया, लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बिजनेस है इस कंपनी का, वो किस तरीके से इफेक्ट हुआ है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों को पता था कि बेल आउट के बाद ये स्टॉक है काफ़ी नीचे चला गया था, 5.5 रुपये के लेवल भी इस स्टॉक ने टच कर लिए थे। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, अगर आप इस कंपनी की टोटल असेट देखते हैं तो असेट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। देखिए 2018 31 मार्च 2018 को अगर आप देखेंगे तो जो टोटल असेट थी वो थी 3,12,000 करोड़ के आसपास की, और अगर आप 31 मार्च 2020 को देखेंगे तो ये गिर के हुई 2,57,000 करोड़ की। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर आप टोटल डिपॉजिट देखते हैं इस बैंक के तो आप देख सकते हैं टोटल डिपॉजिट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। 2018 में ये जो टोटल डिपॉजिट थे 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के थे, और सिर्फ 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 1,05,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे टोटल डिपॉजिट रह गए हैं। ये फिगर है 31 मार्च 2020 की। एडवांसेस मतलब लोन भी अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट वहाँ पे आई है। 2,03,518 करोड़ के लोन हुआ करते थे मार्च 2018 में, वहाँ से गिरावट आने के बाद ये सिर्फ 1,71,000 करोड़ के आसपास के रह गए हैं। तो यहाँ पे भी करीब 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने के लिए मिली है एडवांसेस के अंदर। नेट प्रॉफिट अगर आप इस कंपनी का देखेंगे, जो पहले अच्छा खासा प्रॉफिट ही लगाती थी, साल के साल ही इसका 4 से 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता था। अगर आप उसमें देखेंगे तो देखिए जो मार्च 2020 में इसने रिपोर्ट किया है वो 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे दिखाया है। ये जो है ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन अभी जो यहाँ पे दिखाया गया है ये है आपका लॉस। काफ़ी नीचे ये कंपनी आ चुकी है। अब देखिए जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे मेन होते हैं कि किस तरीके की उसकी एसेट है, कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांसेस जा रहे हैं। वहाँ पे करीब करीब 50% 20% से लेकर 50% की गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। यही मेन रीज़न है कि स्टॉक में एक बार बड़ी गिरावट आने के बाद रिकवरी नहीं आई है। लेकिन अब इसके बाद इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें जानते हैं।
देखिए जितना भी डेटा आप देख रहे हैं, टोटल असेट, टोटल डिपॉजिट और एडवांसेस का, नेट प्रॉफिट का, ये सारा डेटा है 31 मार्च 2020 का। देखिए वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट आई थी मार्च में, अप्रैल में जितने भी इसके पैरामीटर्स थे सब खराब हो गए थे। लेकिन मई के बाद से मतलब जून और जुलाई में ये जो पैरामीटर्स हैं इनमें सुधार देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस बैंक के लिए। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे ओवरऑल तो देखिए इंडिया की न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक में से एक है, मतलब जो नई जनरेशन की प्राइवेट बैंक है उनमें से एक है। अगर आप इस कंपनी का इंटरफेस देखेंगे, इसकी वेबसाइट देखेंगे, या फिर जो ये सर्वर यूज़ करते हैं, जिस तरीके के क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी ये अपने बैंकिंग के अंदर लेके आए थे सबसे पहले, वो सारी चीज़ें इस बैंक के पास सबसे पहले थी। इसको देख के बहुत सारी बैंकों ने, बहुत सारी कंपनीज ने इस चीज़ को कॉपी किया। देखिए जब यहाँ पे बैंक लगाई गई थी और इसमें जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, उस टाइम पे ये सबसे एडवांस बैंक थी, अपने टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल जानी मानी बैंक थी। ये बात है 2015-16 की, जब ये बैंक अपने पीक पे चल रही थी। उस टाइम पे एक फ्यूचर बैंक माना जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि ये जो है एक रेवोल्यूशन लेके आई है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके के ये बैंकिंग सिस्टम यूज़ करती है वो ज़्यादातर थे जैसे कि यूएस में या फिर बाहर की कंपनीज के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंपनीज में यूज़ होते हैं, यूएस कंपनीज में यूज़ होते हैं, उस तरीके के यहाँ पे इंटरफेस और सॉफ्टवेयर लेके आए गए थे। अगर आप इस कंपनी की प्रेजेंस देखें तो देखिए 28 स्टेट के अंदर और करीब 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर इस कंपनी की कवरेज है। अबू धाबी के अंदर भी इस कंपनी का एक ऑफिस है। कंपनी एक फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है, मतलब जितने भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं हर तरीके की सर्विस ये कंपनी देती है। इसमें चाहे वो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस हो, डिजिटल बैंकिंग की सर्विस हो, या फिर अगर आप ब्रोकरेज बिजनेस देखें उसका भी लाइसेंस इस कंपनी को मिला है। असेट मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला है जो 2018 में मिला था, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी 2018 में मिले हैं। ये जितने भी लाइसेंस है ये सारे के सारे न्यू लाइसेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ नहीं था, उससे पहले ही ये सारी प्रॉब्लम इस बैंक के साथ आ गई हैं। देखिए लाइसेंस मिलना इजी नहीं है इंडिया के अंदर, और इस कंपनी को इसलिए मिला था क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड बैंक थी, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही थी और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही थी। तो जितने भी बैंकिंग लाइसेंस हो सकते हैं, जितनी भी अलाइड सर्विसेज के बैंकिंग लाइसेंस हो सकते हैं, सारे इस कंपनी को मिले हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद इस कंपनी का अगर आप कवरेज देखेंगे, इसकी रीच देखेंगे, देखिए 1135 ब्रांचेज हैं, 1423 एटीएम्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप इसको बाइफिकेट करोगे जोग्राफिकली तो देखिए 386 जो इस कंपनी के बैंकिंग ब्रांच है वो मेट्रो के अंदर है, 236 यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर है, फिर 298 सेमी अर्बन एरिया के अंदर है, साथ ही 215 जो ब्रांचेज हैं वो रूरल लोकेशन के आसपास हैं। इस कंपनी की कंपनी ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया अपने बैड लोन्स को बताने के लिए। देखिए इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि बैड लोन्स को छुपाया गया था, जो एनपीएस थे उनको छुपाया गया था, और कोई भी क्लैरिटी इस बैंक के बारे में नहीं आ रही थी। जब दोबारा से मैनेजमेंट चेंज भी हुई उसके बाद भी यहाँ पे क्लैरिटी पूरी नहीं आई, जो एक बड़ा रीज़न बना कि ये स्टॉक में रिकवरी नहीं आई गिरने के बाद। यहाँ पे अभी उस चीज़ को ख़त्म करके बैड लोन्स को प्रॉपरली बताया जा रहा है। अभी इस कंपनी का एनपी आप देखेंगे, मेरे ख्याल से सारी बैंकों में सबसे ज़्यादा एनपीए इस बैंक का है, लेकिन उस एनपी के ऊपर इन्होंने जो कवरेज रेशियो लिए वो बहुत ही अच्छी लिए, 74% के आसपास कवरेज रेशियो लेके बैंक चल रही है। देखिए जो आरबीआई के नॉर्म्स है उससे ये जो कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए जो पैसा आएगा उस पैसे के बाद ये जो कवरेज रेशियो है इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि जो कोविड की वजह से नुकसान होगा उसके लिए एक बफर रखा जाएगा और उस पैसे का यूज़ करा जाएगा खराब सिचुएशन से बचने के लिए, साथ ही उस पैसे का यूज़ किया जाएगा एक्सपेंशन के लिए। तो देखिए अभी सर्वाइवल यहाँ पे इशू नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारी बैंक पीछे खड़ी हैं। बैंक का मानना है कि ये बैंक आगे चलेगी और एक्सपेंशन के लिए ट्राई करेगी। जो पैसा यहाँ पे लिया गया है उससे एक्सपेंशन के लिए ज़्यादातर पैसा यूज़ होगा, 70% जो पैसा है वो एक्सपेंशन के लिए यूज़ होगा। मतलब अभी भी इस बैंक को अगर आप देखें तो एक्सपेंशन फेज में ये जो बैंक है ये अपने आप को बताती है, और ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो बैंक है ये अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिखाई देगी, ना कि अपने बिजनेस को श्रिंक करेगी। जितनी प्रॉब्लम्स थी वो लगभग हो चुकी हैं ख़त्म, और इसके चलते ये एक ऐसी वजह बनती है, एक ऐसा रीज़न बनता है। देखिए हो सकता है स्टॉक जहाँ पे चल रहा है अभी 12 रुपये के आसपास है, हो सकता है 10 रुपये के आसपास आ जाए, हो सकता है 9 रुपये के आसपास आ जाए, लेकिन स्टॉक में एक बड़ा जंप आपको अगले 2 से 3 साल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी, उस अच्छी न्यूज़ को ये जो स्टॉक है जल्दी से पिक कर लेगा, और एक बार यहाँ पे वीक हैंड बाहर हो जाते हैं स्टॉक से, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो क्यूआईबीज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक के अंदर। उनका जो एफपीओ के अंदर कोटा था वो भी 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो अगर वीक हैंड यहाँ पे निकल जाते हैं तो क्यूआईबीज या फिर एंकर इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीद लेंगे और इस कंपनी में एक रिकवरी का फेज स्टार्ट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक को होल्ड करके चलिए, आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको बेटर प्राइस दिखाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये आपका 1 रुपये 2 रुपये या 50 पैसे हो जाएगा,
तो वो आपकी कॉल है, आप स्टॉक से निकल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉक में अभी भी गिरावट रुकने के बाद एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है, शॉर्ट टर्म रैली, और उसके बाद मीडियम टर्म में ये जो स्टॉक है आपको 15 से 20 रुपए के लेवल दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।